मैं डॉक्टर मे जवाद आनफर का स्वागत करती हूं, जो राइटमन यूनिवर्सिटी में ईरान विषय के लेक्चरर हैं और अभी तेल अवीव से हमारे साथ हैं। आपका बहुत धन्यवाद। बातचीत कभी चलती है, कभी रुक जाती है, स्पष्ट नहीं है। ये सब कई दिनों की हड़तालों और जवाबी हमलों के बाद हो रहा है। वॉशिंगटन और तेहरान एक दूसरे पर इस अंतरिम युद्ध विराम को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। आपका क्या विचार है कि अभी चीजें किस स्थिति में हैं? क्या ये युद्ध विराम है मनीता? सच में? किस शब्दकोश पैरा या किस समानांतर ब्रह्मांड के शब्दकोश में? सही पकड़ा। क्या ये युद्ध विराम है? मुझे लगता है दोनों पक्ष बात कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बातचीत से उनके हितों को बढ़ावा मिलेगा। अब एक बात जो मुझे लगता है हमें यहाँ और अभी समझनी होगी वो ये है कि दो कारण हैं जो ईरान को सैन्य साधनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ताकि वो अमेरिका से बेहतर शर्तें हासिल कर सके। इनमें से एक है होर्मुस का मुद्दा। ईरानी चाहते हैं कि होर्मुस पर उनका पूरा नियंत्रण हो। अनीता, हमें इसे स्वीकार करना होगा, यही उनकी स्थिति रहने वाली है। वे अमेरिका के खिलाफ ये थकाऊ जंग तब तक जारी रखने को तैयार हैं जब तक उन्हें मनचाही चीज नहीं मिलती। ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा मुद्दा लेबनान का है। ईरानी बहुत निराश हैं कि लेबनान में लड़ाई अब तक नहीं रुकी है, क्योंकि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन के पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी संघर्ष समाप्त हो जाएंगे, जिसमें लेबनान भी शामिल है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जहां तक ईरानियों का सवाल है, इजराइल को अब हिजबुल्लाह पर गोलीबारी बंद कर देनी चाहिए थी, युद्ध खत्म हो जाना चाहिए था और वहां का संघर्ष भी समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बेशक ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये एक तरफा समझौता है। इसमें कहा गया है कि लेबनान में युद्ध रुकना चाहिए, लेकिन हिजबुल्लाह को गोलीबारी रोकने को नहीं कहता। तो ये दो अस्पष्ट मुद्दे हैं। एक तो मूल रूप से ईरान है, लेकिन दोनों मामलों में ईरान अमेरिका पर हमला कर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है और वे ये जांचने वाले हैं कि वे कतर में अमेरिका पर कितनी दूर तक दबाव बना सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि दोहा की बातचीत से क्या निकलता है, अगर वे होती हैं। आप दोनों पक्षों के फायदों की बात कर रही थी। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने आज कथित तौर पर कहा कि कतर में जमे हुए 12 अरब डॉलर की संपत्ति में से 6 अरब डॉलर समझौते के बाद जारी किए जाएंगे और ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। वो पैसा शायद किस लिए इस्तेमाल होगा, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए अनीता, जरा सोचिए, ये 90 अरब लोगों का देश है। 6 अरब डॉलर क्या है? मेरा मतलब है ईरान को 6 अरब डॉलर के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। ये शासन की खराब हालत दिखाता है। वो आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहा है। वो ईरान में बाजार को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहली बात, विदेशी मुद्रा का इंजेक्शन लगाकर भले ही ये इतनी बड़ी आबादी वाले देश के लिए बहुत छोटी रकम है। इसके अलावा ईरानी बहुत खुश हैं कि होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटा दी गई है और जहाज ईरानी बंदरगाहों पर आ सकते हैं, क्योंकि ईरान के अधिकांश उत्पाद जो रोजमर्रा के उत्पाद हैं समुद्र के रास्ते आयात किए जाते हैं। स्थल मार्ग बहुत अधिक सीमित और महंगे हैं, तो वो स्थिति को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है। बेशक उसे शासन के भीतर अपनी ही बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोग जो, जैसा कि मैंने अपने पिछले जवाब में बताया था, अमेरिका का सामना करके ईरान के लिए समझौते की शर्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है। लेकिन राष्ट्रपति पेजिशकियन ने अपनी बात मनवा ली है। वे कह रहे हैं, देखो, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल गया है, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, वो नाकाबंदी भी हट जाएगी। अब हमें नियंत्रण सौंपना होगा। हाँ, हमें चीजें अपने हिसाब से करनी होंगी ताकि अगले समझौते में बेहतर शर्तें मिले। लेकिन अनीता, अगर मैं एक बात और जोड़ूं, कृपया कहिए। इजराइल राज्य के लोग ये नहीं समझते कि जब हमारे पास कतरियों को मध्यस्थ के रूप में रखा जाता है, तो ये इजराइल राज्य और उसकी सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी धमकी है। कतर के लोग इजराइल राज्य के दुश्मन हैं। कतर की सरकार चाहती है कि इजराइल का अंत हो जाए। ये दुनिया भर के उन समूहों का समर्थन करता है जो इजराइल की वैधता नकारते
और उसके विनाश की मांग करते हैं। आज कतर मूलतः ईरान जैसा है, बस उसके पास ज्यादा पैसा है, अमेरिका से बेहतर संबंध है, वॉशिंगटन में दूतावास है और मिस्टर कुशनर, मिस्टर विटकॉफ व डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे रिश्ते हैं। जब कतर के लोग मध्यस्थ होते हैं और उनके मिस्टर वेंस से अच्छे संबंध होते हैं, तो यह मुझे चिंता में डालता है। मैं सिर्फ एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ। कतर के लोग यहाँ या उनके दुनिया भर के राजनयिकों को अगर इजराइल या ईरान से जुड़ी कोई भी बात मिलती है, तो वो 1 घंटे में दोहा पहुंच जाएगी और 2 घंटे में तेहरान पहुंच जाएगी। उनके बहुत करीबी संबंध हैं। वे एक तरह से प्रतिनिधि हैं। वे ईरानियों के अनौपचारिक प्रतिनिधि हैं, उनके आपसी गहरे संबंधों के कारण। और ये एक ऐसी चीज है जिसकी गंभीरता इस देश में समझी नहीं जाती, जबकि इसका खतरा बहुत बड़ा है। हम शो की शुरुआत में ठीक इसी बारे में बात कर रहे थे। देश के अधिकतर लोग 7 अक्टूबर की फुटेज याद करते हैं, जिसमें हमास नेता दोहा में जश्न मनाते दिखे थे। अब जो हो रहा है बेनेता, अब स्थिति ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वे अब ईरान के मसले को संभाल रहे हैं। हमास को हम ज्यादा नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन ईरान पर वे अमेरिकियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। अनीता, वे मिस्टर वैंस के साथ बैठ रहे हैं और ये मैं आपको बता नहीं सकता कि ये इजराइल के लिए कितनी बड़ी धमकी है। ये वाकई चिंता का विषय है। हम आपके विचारों और समय की सराहना करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर मेयर। जबार दानफार, तेल अवीव से लाइव। धन्यवाद।